क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये मेमोरी चार्ट 2 है, मेमोरी चार्ट 1 सबको बोला था, थोड़ा सा देख लेना, वहाँ पे मेंशन भी है सीटेड ओटेड ओस्टेड सबका नाम, केवीएस एनवीएस सब कुछ मेंशन है वहाँ पे, मतलब सब में आ सकता है वो क्वेश्चंस, एंड उस बेसिस पे मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप्स पहले बता रही हूँ, शॉर्टकट, फ्लो चार्ट पकड़ लो या फिर मेन पॉइंट्स पकड़ लो, एक स्क्रीनिंग चल रहा है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ फर्स्ट, ठीक है। तो पहला आया था राधा कृष्णन कमेटी, याद है? तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा रहे हैं कि राधा कृष्णन कमेटी को और क्या बोल सकते हैं, यूईसी बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बोल सकते हैं। ये किस पे ज़्यादा फोकस करेगा ना, ये फोकस करेगा यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए, ओके। सो चेंजेस कहाँ पे लाएंगे हम ना, चेंजेस इन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, चेंजेस इन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, जो भी चेंजेस होगा वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स में या एम्स में चेंजेस होगा। एम्स मतलब हो गए आपके लक्ष्य और ऑब्जेक्टिव्स मतलब हो गए उद्देश्य। तो उन सारे उद्देश्य और लक्ष्य को पूरा करना है किन से और किससे रिलेटेड, यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, ठीक है। ये कमीशन उसके ऊपर काम कर रहा था। तो उससे थ्रू उस टाइम पे और क्या बना ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना जिसको आप यूजीसी बोलते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन याद रखना है, टाइम पीरियड है 1948 टू 49। अभी नेक्स्ट आया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और एक पर्सन जो कि है मुदालियर कमीशन। एक एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बीएड के अकॉर्डिंग, अदरवाइज अभी हम लोग ओस्टेड के बेसिस से थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये बोल दूँ मुदालियर कमीशन है। पूछोगे तो सीटेट में नहीं आएगा, सीटेट में भी आएगा, हर एक टेट एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग जितने पॉइंट्स चाहिए वो बता रही हूँ कि मुदालियर कमीशन को ऑलरेडी हम लोग ने क्या बोला है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोला है। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैनशिप कौन लिए थे, चेयरमैनशिप लिए थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। ऑडिबल है? फिर बोलोगे सुन नहीं पाए, ऑडिबल है? प्लीज रेस्पॉन्स मी, गिव रेस्पॉन्स, ऑडिबल है? (1952 to 53) द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, किसने डिस्कवर किया, या फिर बोल सकते हो पोस्टुलेटेड बाय, या फिर बोल सकते हैं कि किसके चेयरमैनशिप में हुआ, इतने सारे टर्म्स का यूज हो सकता है। तो डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सो इन्होंने क्या एग्जामिन किया था, मेंशन ही है टॉपिक में सेकेंडरी, तो सेकेंडरी मतलब इन्होंने भी एग्जामिन किया या फिर किसके बारे में बताया ना, सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में बताया कि कैसा एग्जिस्टिंग सेकेंडरी एजुकेशन था उस पीरियड में, एग्जिस्टिंग बोर्ड उस टाइम का सेकेंडरी एजुकेशन कैसा था और उसमें क्या क्या चेंजेस चाहिए, ठीक है। सो 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन। ये भी बताया था, प्राइमरी मतलब प्राथमिक होता है, जो +2 लेवल्स के होते हैं ना बच्चे, जैसे +2 पास कर लिया तो उसके बाद बीटी या सीटी करते हैं, तो या डीआईईआरडी का ट्रेनिंग लेते हैं, तो वो सारे होते हैं डिप्लोमा एजुकेशन वाला ट्रेनिंग, ठीक है। वो आफ्टर बीएड आफ्टर 12th होता है 2 इयर्स के लिए। सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन किस लिए ओपन हुआ, हमारे लिए जो ग्रेजुएट्स वाले थे, और उस टाइम पे ये 1 ईयर का था एंड नेक्स्टली प्लान किया गया 2 इयर्स का, ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं 2 इयर्स का या फिर आप लोग पढ़ रहे हो। तो फ्री ट्रेनिंग विद रेसिडेंशियल फैसिलिटीज भी दिया गया, ठीक है। देन देखो नेक्स्ट क्या आया, कौन सा कमिटी आएगा नेक्स्ट, द नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन, जो आपके बुक में नहीं है बट मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो 1958 में एक कमिटी आया, दुर्गाबाई देशमुख कमिटी, ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख कमिटी, एंड रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1959। तो 1958 में नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन आया एंड ये रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ 1959 में। इस टाइम पे क्या किया गया ना, को एजुकेशन मिडिल स्कूल स्टेज एंड सेपरेट इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल स्टेज में लाया गया। को एजुकेशन कब दिया गया ना, को एजुकेशन, यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, को एजुकेशन, ये देखो ये कब से दिया जाएगा, को मतलब क्या, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा है, ठीक है, सब्जेक्ट को छोड़ के वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कुछ तो ऐसा कर सकते हैं, जस्ट लाइक सीविंग का काम, और बच्चों को अनएम्प्लॉयमेंट से बचाना है, जैसे वुमेन टीचर्स को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सो वो एग्जैक्टली क्या होगा, 2 काम कर सकेंगे, कैसे ना, स्कूल्स में वो जो गर्ल चाइल्ड्स हैं उनको भी पढ़ा सकेंगे, बॉयज़ को भी पढ़ा सकेंगे, एंड गर्ल चाइल्ड्स को सपोर्ट भी मिलेगा, मोरल सपोर्ट, प्लस वुमेन्स को भी हम अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की तरफ ले जा रहे हैं।
ठीक है। एंड सेपरेट इंस्टीट्यूशन किन के लिए बनेगा? हाई स्कूल स्टेज के लिए, हाई स्कूल स्टेज के लिए। ये किस लिए बना था? इनके लिए मतलब करिकुलम भी डिफरेंट डिफरेंट बना। करिकुलम एक रेस कोर्स होता है। करिकुलम का मतलब जानते हो? टू करियर, मतलब ये चीज़ होता है एक रेस कोर्स। हम पूरे एकेडमिक सेशन में जितना पोर्शन पढ़ते हैं वो सिलेबस है, बट सिलेबस के साथ जो इवैल्यूएशन टेक्निक है, जो एग्जामिनेशन का टेक्निक है, असेसमेंट का प्रोसेस है, या फिर टीचिंग मेथड्स है, स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, एंट्री बिहेवियर, एग्जिट बिहेवियर, रिपोर्ट कार्ड मेंटेनेंस है, अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, सब कुछ अगर एडिशन हो जाए उसको हम करिकुलम बोलते हैं। ठीक है। पेडागोजी में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम ब्रॉडर टर्म है, सिलेबस नैरोअर टर्म है। ठीक है। सिलेबस छोटा होता है, सिलेबस आपका सब्जेक्ट कंटेंट होता है, ओनली सब्जेक्ट कंटेंट होता है, सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ रहता है, इतना इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। ठीक है। एंड ये दोनों वर्ड ही लैटिन टर्म से आए हैं, सिलेबस वर्ड भी एंड आपका करिकुलम वर्ड भी। ठीक है। करिकुलम वर्ड कहाँ से आया ना? आपका लैटिन टर्म करेर, ठीक है, करेर वर्ड से आया है, CURRERE। ठीक है, करेर वर्ड से आया है। वहाँ पे सिलेबस जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? सितुबा, सितुबा, SYTTUBA, सितुबा। सो दोनों का ही मतलब डिफरेंट है। सिलेबस करिकुलम के विद इन आ सकता है, बट सिलेबस के अंदर करिकुलम नहीं आ सकता। आप जो अभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो या फिर आप जो जितना भी पोर्शन मेंशन किया गया वो पढ़ते हो, वो सिलेबस है। बट उसको अगर कॉलेज वाइज देखें कि सिलेबस के साथ साथ आप प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, अदर एक्टिविटीज़ में भी हो, आपको मैं असेस कर रही हूँ, आपको मैं इवैल्यूएट कर रही हूँ, आपको एग्जामिन किया जा रहा है, तो ये सब ऐड हो गया तो करिकुलम बन जाएगा। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दिया। ठीक है। अभी सोचो गर्ल्स के लिए क्या करना है ना, डाइवर्सिफाइड करिकुलम बनाने हैं। अगर सोचो, क्योंकि उस टाइम पे गर्ल्स एजुकेशन इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं हुआ था, अपग्रेड नहीं हुआ था, तो हम क्या करेंगे ना, करिकुलम को ऐसा बनाएंगे जो गर्ल्स के लिए सुइटेबल हो, सारे गर्ल्स के लिए सुइटेबल हो। ठीक है, सारे गर्ल्स के लिए सुइटेबल हो। ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ वुमेन टीचर्स एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया। समझ पाए इतना पोर्शन? इज इट ओके? क्लियर है? ये सुन लो फटाफट, क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट, हम नेक्स्ट पार्ट में आने वाले हैं, दैट इज अ कोठारी कमीशन। देखो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था हमारे ANU बच्चों को एंड YBU बच्चों को। ठीक है। एंड इसलिए क्या किया ना, कुरुक्षेत्र बच्चों को भी आज कंबाइन करके यहाँ तक हमने कर लिया एक टाइम। ठीक है, 7-8 मिनट लगा बट हो गया। अब देखो कोठारी कमीशन से पॉइंट में आते हैं। कोठारी कमीशन, अच्छे से स्टोरी सुनो, स्टोरी जैसा याद रखो, बहुत लॉन्गर पीरियड तक माइंड में रहेगा। एंड ना ये मेथड एक मेथड है, ये स्टोरी टेलिंग मेथड। ऑलवेज लेक्चरिंग मेथड जितना इन्फॉर्मेशन बच्चों को दे पाता है, बट उससे आप कितना समझते हो ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है। तो लेक्चरिंग मेथड से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इन हिस्ट्री वाले टॉपिक्स में स्टोरी टेलिंग मेथड, जहाँ पे मैं आपको स्टोरी जैसा सुना रही हूँ एंड आप उसको रिमेंबर करने को ट्राई कर रहे हो। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट आ गया कोठारी कमीशन 1964 to 66। ठीक है, 64 to 66। ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि आपका कोठारी कमीशन को और क्या बोला जाता है? ये इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, IEC। पहले आया UEC, फिर आया आपका SEC, फिर तो वुमेन एजुकेशन का पढ़ा, फिर आपको आया IEC, इंडियन एजुकेशन कमीशन। अगर मुझे कोई पूछा कि 3 कमीशन से बड़ा कौन है, तो IEC सबसे बड़ा कमीशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस का, सबसे बड़ा कमीशन था, बिकॉज इट कंस्टिट्यूट्स और इट कंटेन्स एवरी पोर्शन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, एवरी पोर्शन। ठीक है, हर एक पार्ट को कैरी किया है। 10+2+3 सिस्टम, तो 10+2+3 सिस्टम में 10 है, मतलब वहाँ पे एलिमेंटरी भी हो गया एंड सेकेंडरी लेवल्स भी आ गया, हाई सेकेंडरी लेवल्स आ गए। ठीक है ना। उसके बाद +2 बोला गया तो 11-12 भी आ गए हाई सेकेंडरी वाले, एंड +3 बोला गया तो ग्रेजुएशन और कॉलेज लेवल, दैट इज द यूनिवर्सिटी लेवल्स भी आ गया। तो सोचो ये आपका कौन से टाइप का एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है ना, ऑल टाइप का। तो ये प्राइमरी लेवल्स को भी पकड़ा, ये सेकेंडरी लेवल्स को भी पकड़ा एंड यूनिवर्सिटी लेवल्स और कॉलेज लेवल्स को भी पकड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग रिसर्च वर्क भी होना चाहिए, स्कूल एजुकेशन में जितना इंप्रूवमेंट चाहे सब कुछ होना चाहिए। तो इनका पॉइंट सुन लो। ये कुछ बोले कि सेट 12 टास्क फोर्स। टास्क फोर्स क्या होता है पता है? मतलब सोच लो 12 पिलर्स हैं, 12 पिलर्स हैं। ठीक है, हमारे पास कितने पिलर्स हैं ना, 12 पिलर्स हैं। हमारे पास 12 पिलर्स हैं। ये 12 पिलर्स डिफरेंट वर्क्स करते हैं।
ठीक है। सोचो जैसे यहाँ पे टीचर्स को फैसिलिटीज़ देना रहने के लिए, अगर दूर एरिया में उनको जॉब मिलता है। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट आया जैसे टीचर्स को हैंडसम सैलरी पे करना। देन आया आपका बिल्डिंग प्रॉपर बनाना, साइंस किट प्रोवाइड करना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। देन और भी हो सकता है वुमेन एजुकेशन, टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर्मेशन करना। और क्या हो सकता है, दैट इज़ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स, साइंस एंड मैथमेटिक्स को डेवलप करना। अदर सब्जेक्ट्स में भी हमें बच्चों को ट्रेन करना है, सो हमें लेबोरेटरी वर्क्स और एक्सपेरिमेंटल वे से बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। प्लस और क्या करना है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन को सपोर्ट करना, ST SC OBC एंड वुमेंस सपोर्ट करना एजुकेशन के लिए। तो सोचो ये 12 टास्क फोर्स था, ठीक है। ऐसे करके पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। आप सोसाइटी में देखना जितने पॉइंट्स आपको एक स्कूल बनाने के लिए चाहिए, सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे। ये 12 टास्क फोर्स है और इसको काम करने के लिए कितने वर्किंग ग्रुप्स थे, 7 वर्किंग ग्रुप्स, 7 वर्किंग ग्रुप्स हैं जो इन सारे फील्ड्स में काम करेंगे, चेक करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे डिफरेंट प्रोग्राम्स को एंड प्रमोट करेंगे, ठीक है। साइंस को क्या बोला गया, बेसिक कंपोनेंट्स। मैंने अभी पढ़ाया आपको, साइंस को क्या बोला गया ना, बेसिक कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स बोला गया। इस टाइम पे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया SUPW, ठीक है, SUPW। SUPW ना आप बचपन में करते थे, याद करो। आपको स्टिचिंग का वर्क सिखाया जाता था, या फिर डॉल मेकिंग, या फिर आपको गार्डनिंग का काम सिखाया जाता था। वो वर्क लगता होगा, सबको काम लगता होगा कि काम करने के लिए दे रहे हैं, बट वो सारे आपके लिए स्किल्स हैं, वोकेशनल स्किल्स हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, जिसको करके आपको क्या मिल सकता है, अर्निंग मिल सकता है। अगर कभी ज़रूरत पड़ा, हम एजुकेशन छोड़ चुके हैं, तो उन सारे आइडियाज़ को लगा के कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हैं। इसलिए वो सारे SUPW के अंडर पे इनकॉर्पोरेट हो गए हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। शिक्षा के नीति में ये भी लिखा गया था। फिर देखो वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन मतलब स्किल्स। और मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, लर्निंग फॉर अर्निंग। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं ना, ऑलमोस्ट अर्निंग करेंगे, लर्निंग फॉर अर्निंग। अभी लर्निंग फॉर अर्निंग में एक पॉइंट आता है, बोलोगे मैम हम लोग लर्न करते सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अरे अर्न बस पैसा नहीं होता है, अर्निंग आपको घर भी करना है, कंफर्ट भी है, पीस भी है, सब कुछ अर्न करना पड़ता है। तो पढ़ने से आपका नॉलेज भी तो अर्न होगा, रिलेशनशिप भी मेंटेन रखोगे और कूल भी रहोगे, और प्लस कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं नए आइडियाज़ लगा के। तो ये वोकेशनल एजुकेशन हर एक पॉइंट पे हेल्प करता है। प्लस साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज़, मैंने ये भी बोला था यूनिवर्सिटीज़ लेवल को भी ये चेक करा, तो उसमें क्या करना है ना, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे बच्चे रिसर्च वर्क की तरफ जाए और वहाँ पे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, कुछ एक्टिविटीज़ नया करें, कुछ नया कुछ फॉर्मेशन करें। ऐसा कॉमन स्कूल सिस्टम था, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में मेंशन किया गया 10+2+3 सिस्टम। अप टू NPE 1986 ये सिस्टम ऐसा ही था, एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही था, 10+2+3 सिस्टम में ही था। गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजियंस ऑफ द वर्ल्ड, सारे लोगों को, इस वर्ल्ड का सारे लोगों को एक दूसरे के धर्म के बारे में बताना चाहिए, और एक दूसरे के धर्म में क्या बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि धर्म के अनुसार आप क्या कर सकते हो, दंगे लगा देते हो, तो वो नहीं करना चाहिए। वी आर इक्वल बिफोर द लॉ ऑल्सो, एंड हम धर्म से भी समान ही हैं। धर्म एक ही होता है, वो होता है कर्म, काम करना, या फिर आप ह्यूमैनिटी, ये सबसे बेस्ट धर्म होता है। अगर वो नहीं दिखा सकते कोई भी रिलीजियन को पकड़ के, तो आप बेस्ट ह्यूमन भी नहीं हो। तो आपको धर्म, रिलीजियन के बारे में समझना है और सब एक ही हैं बोल के इस यूनिटी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। ग्रुप्स फॉर साइलेंट मेडिटेशंस, ऐसे भी ग्रुप चाहिए जो योगा मेडिटेशन में फोकस करे, जिससे माइंड एंड बॉडी दोनों ही शांत रहे, कूल रहे। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल, सबको हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल। देन क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला, मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, रीजनल लैंग्वेज एट द सेकेंडरी लेवल, एंड क्वालिटी टीचर एजुकेशन। अच्छा, सेकेंडरी लेवल एक लैंग्वेज और भी नहीं लिखा गया है, मदर टंग को प्राइमरी लेवल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज को सेकेंडरी लेवल में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया, प्लस उसके साथ इंग्लिश भी था, ठीक है, इंग्लिश भी था। हायर क्लास जितना जाओगे इंग्लिश इनकॉर्पोरेट जैसे भी होगा, रीजनल लैंग्वेज के साथ भी। क्वालिटी टीचर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, क्वालिटी टीचर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। टीचर एजुकेशन क्वालिटी होगा, मतलब क्या है, दैट इज प्रॉपर
बीएड ट्रेनिंग प्रोवाइड किए जाएंगे, या सीटीबीटी या फिर डीआईईएलडी, ये सब ट्रेनिंग दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, हमें एफिशिएंट वाले टीचर्स मिलेंगे, वो कोई भी स्कूल्स में जाए, मिशनरीज में जाए, प्राइवेट में जाए, या कहीं पे भी जाए, +2 लेवल तक कहीं पे भी जाए, हमें एफिशिएंट टीचर्स मिलेंगे, जो एफिशिएंट टीचर्स बच्चों को गाइड कर सकते हैं एक्चुअली विद द डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट हम आ जा रहे हैं, ये भी पढ़ा दिया था, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रही हूँ। यशपाल कमिटी, दैट इज अ लर्निंग विदाउट बर्डन, 1992 में और एक भी आया था, दैट इज अ रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी, ठीक है, रिवाइज नेशनल पॉलिसी भी आया था। फिर भी सुन लो, ये पॉइंट कभी कभी आ जाता है ओस्टेड वगैरह में, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड में रख लो, और 2 मिनट लूँगी, ठीक है, ओके, सो सॉरी, चलो 2 मिनट लूँगी। क्या है, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, रिड्यूस एकेडमिक बर्डन, ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन है, बैग्स अगर हैवी होते हैं तो बर्डन ज़्यादा होता है। यशपाल कमेटी के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक परचेस नहीं करना है, टेक्स्ट बुक परचेस प्राइमरी लेवल्स में बच्चों को नहीं करना है। और प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक जो किया जा रहा था, जैसे कि बहुत हायर अथॉरिटी से मेंबर्स लोग इन्वॉल्व हो रहे थे क्या बनाने के लिए, टेक्स्ट बुक बनाने के लिए, तो हम उनको ना इन्वॉल्व करके टीचर्स को इन्वॉल्व करेंगे कि टेक्स्ट बुक नहीं, तुम्हारे पास जितना नॉलेज है उस सब्जेक्ट के कंटेंट तुम डिलीवर करो बच्चों के सामने, ठीक है। टेक्स्ट बुक और क्या किया जाएगा ना, टेक्स्ट बुक बच्चों को सर्कुलेट वे से दिया जाएगा, वो भी सिलेक्शन बेसिस पे। कौन सा सिलेक्शन, जैसे कि रोल नंबर, आज अगर 1 to 5 बच्चों को दिया गया टेक्स्ट बुक, कल 6 to 10 नंबर, रोल नंबर जिनका है उनको दिया जाएगा, नेक्स्ट फिर से नेक्स्ट होगा। तो ऐसे सर्कुलर मूवमेंट से, मतलब ये जो हमारा टेक्स्ट बुक है वो स्कूल में ही रहेगा और उसको मूव किया जाएगा, बस इन बच्चों को आज दिया गया पढ़ने के लिए, कल उन बच्चों को दिया जाएगा, उन बच्चों को दिया जाएगा, ऐसा दिया जाएगा। और क्या करना है, कंपटीशन, अच्छा मुझे बता सकते हैं कोई, कंपटीशन क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव इवेंट होता है या नेगेटिव इवेंट होता है? अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, बिकॉज ये सोशल इंटरेक्शन के बेसिस होता है, तो मुझे कोई बता सकता है कि आपका जो कंपटीशंस होते हैं बच्चों के अंदर हो, टीचर्स के अंदर हो, कोई जॉब के बेसिस पे हो, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? दोनों होगा, ठीक है। ऑब्वियस, अगर मैं एक्टिविटीज़ के बेस देखूँ ना, ये नेगेटिव है, ठीक है, कोई भी अगर पूछा है तो ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पर्सन को क्या हो जा रहा है, हम नीचे झुका रहे हैं और एक पर्सन ऊपर जा रहा है, तो उस पर्सन को सिर्फ क्या हो गया, बेनिफिट हुआ, बट नेक्स्ट जो नीचे झुक गया उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिला, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव इंटरेक्शन बोला जाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इसलिए डिस्करेज करेंगे किसको, कंपटीशन को, ठीक है, कोलैबोरेशन में पढ़ेंगे, जैसे मैं और आप एक साथ पढ़ रहे हैं ना, तो ये कोऑपरेशन है, ये कोलैबोरेशन तो नहीं है, कोऑपरेशन है। कोलैबोरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे मान लो 2 कंपनीज कुछ कॉमन गोल्स के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, मेरा भी कुछ बेनिफिट उससे रहेगा, आपका भी कुछ बेनिफिट रहेगा, तो यहाँ पे कोलैबोरेशन होगा। जब हम लोग मिलजुल के पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो वो कोऑपरेशन ज़्यादा होता है। कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन 90% मैच करते हैं एक दूसरे से, वो भी एक टॉपिक है, थोड़ा सा बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जब हम लोग कॉमन पढ़ेंगे उस टाइम पे फिर बताऊंगी। तो अभी सोच लो, इनकरेज करेंगे किसको ना, कोलैबोरेशन को, डिस्करेज करेंगे किसको, कंपटीशंस को। नो टेस्ट एंड नो इंटरव्यू फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो चाइल्डहुड एजुकेशन में टेस्ट भी नहीं होगा, ना ही इंटरव्यू होगा। नो हैवी बैग्स, नो नीड फॉर चिल्ड्रन टू परचेज द बुक्स इंडिविजुअली, ये लाइन बोल चुकी हूँ कि बच्चों को खुद से बुक्स खरीदने नहीं है, ठीक है, डेली उनको होम्स, डेली टू होम्स, मतलब कैरी दैम डेली टू होम्स नहीं करना है, मतलब घर नहीं लेके जाना है, फिर घर से स्कूल नहीं लाना है, ऐसा नहीं करना है। नो होमवर्क फॉर द प्राइमरी क्लासेस, याद रखो, ये क्या पॉइंट बोला यशपाल कमेटी ने, बोला कि प्राइमरी क्लासेस के लिए होम टास्क नहीं रहेगा। होमवर्क किसके लिए रहेगा ना, अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस के लिए रहेगा, वो भी नॉन टेक्सचुअल प्रोसेस में, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंटल दिया गया हो, या फिर जैसे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे में दे सकते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप के लिए नहीं देंगे, ठीक है। रियल लाइफ सिचुएशन के बेसिस पे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जैसे रियल लाइफ में वो यूटिलाइज कर सके उस पॉइंट्स को। अभी क्या है, हिस्ट्री सिलेबस जो है ना, हिस्ट्री सिलेबस उसको 6 to 8 क्लास में हमने क्या क्या रखा उस पॉइंट पे ना, फ्रीडम स्ट्रगल पोस्ट इंडिपेंडेंस, फ्रीडम स्ट्रगल एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये 2 चीज़ को रखा जाएगा। एजुकेशन कमिटीज जो भी काम कर रहे थे, यशपाल कमेटी स्पेशली 3 ब्लॉक्स पे काम कर रहा था, मतलब 3 एरियाज पे काम कर रहा था, विलेज, ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे, ठीक है। रैंक अटेंड इन स्कूल ग्रेडिंग, अभी देखो मेरे पास 5 स्कूल्स हैं, मेरे एक
मैं गवर्नमेंट अथॉरिटी पे काम करती हूँ एंड मेरे अंडर 5 स्कूल्स हैं एंड पांचों स्कूल्स के कैरेक्टर्स की बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, बच्चों के लिए जो क्वालिटेटिव एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहा है या बुक्स प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे हम ग्रेडेशन करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं कि हाँ ABCDE ये 5 स्कूल्स हैं, इनमें से सबसे बेस्ट काम कर रहा है ए, तो इसको मैंने ग्रेड भी दिया ए। जो थोड़ा सा वीक कर रहा है, जैसे इसको हमने बी दे दिया या बी प्लस दे दिया ऐसा। सी अच्छा काम कर रहा है तो ए प्लस और दे सकते हैं। डी एवरेज टाइप का है तो इसको हम बी दे रहे हैं। तो ऐसे करके मेंशन किया जाता है, ठीक है, मेंशन किया जाता है। यस, इस पे हम टीचिंग मेथड्स का चूज करते हैं। जैसा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है, ठीक है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी मेथड्स को सिलेक्ट किया जाता है। अभी बोलोगे मैथ्स के लिए अलग होगा क्या? यस। साइंस के लिए अलग होगा, ऑब्वियस। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मेथड्स को चूज किए जाते हैं, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट आया हमारे पॉलिसीज के ऊपर। इतना क्लियर है हम? यशपाल कमेटी तक क्लियर है? देखो पहला पढ़ा यूईसी, देन पढ़ा एसईसी मुदालियर कमीशन, देन वुमेन एजुकेशन कमीशन पढ़ा, फिर उसके बाद पढ़ा हमने आईसी, आईसी के बाद यशपाल कमेटी पढ़ा। 5 पॉइंट्स पढ़ा है, क्लियर है? ये 5 पॉइंट्स क्लियर है सबका? यस नो? यस मैम। ओके चलो अभी हम आते हैं नेशनल पॉलिसीज में। ऐसे भी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा बहुत बताया हुआ है और ऑनलाइन में भी बार बार पढ़ाते हुए भी ये सब डिस्कस करती हूँ, तो उसमें भी बताया हुआ है। नेशनल पॉलिसीज ऑन एजुकेशन एनपी, ठीक है, शॉर्टकट बोलना है एनपी को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलो, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन बोलो, होता सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है। 1968 आया, 86 आया, 2020 आया। प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन इफ नॉट नेसेसरी, ठीक है, जरूरत नहीं है तो थोड़ा सा माइक ऑफ रखें, अदरवाइज उधर इको होते जाएगा, ठीक है। चलो तो हमारे पास पॉइंट आया नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1968। मैंने बोला था ना एनपी 1968 को हम बोलते हैं एजेंडा, ठीक है। क्या बोलोगे? एजेंडा, प्रिपरेशन, वन काइंड ऑफ प्रिपरेशन है। फाउंडेशन कौन सा है ना? 1986 आपका फाउंडेशन एनपी है, फाउंडेशनल एनपी। अगर एक घर बना रहे हो ना, सोच लो ये पूरा एजुकेशन सिस्टम एक घर है, पूरे कंट्री के लिए ना एजुकेशन सिस्टम एक घर है, और उस घर के लिए आप फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, तो फाउंडेशन देगा एनपी 1986। एंड उसके भी एविडेंसेस कहाँ से मिले थे ना? हमें इंडियन एजुकेशन कमीशन से मिले थे, ठीक है। बट अभी घर बनाना है तो उससे पहले तो अनाउंसमेंट करेंगे ना, ये एरिया मेरा है, तो एरिया मेरा है मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो भी थोड़ा बहुत मैं आइडिया दूंगा, उसी आइडिया के बेसिस पे एनपी भी अपना आइडिया बनाएगा 1986 वाला एंड आगे बढ़ेगा। तो वो है 1968। 1968 एक एजेंडा जैसा है। एजेंडा क्या होता है सिंपल वर्ड्स पे और भी बोला जाए, जैसे सोच लो हमारे घर में कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, तो मैं एक सीक्वेंस तो रखूंगी ना कि कौन से चीज़ के बाद क्या होगा, कौन सा इवेंट्स कब होगा, एंड विच वन इज़ बिफोर रिफ्रेशमेंट, विच वन इज़ आफ्टर रिफ्रेशमेंट, खाने से पहले कौन सा होगा, खाने के बाद कौन सा होगा, कैसे गेस्ट को हम ये मटेरियल्स देंगे या गिफ्ट्स देंगे, क्या करेंगे, करते हैं ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एजेंडा। तो वैसे एनपीई में भी एक एजेंडा है 1968 वाला, ठीक है। उसका रिकमेंडेशंस कहाँ से आया? देखो एनपी 1968 एग्जैक्टली रिकमेंडेशंस ऑफ कोठारी। कोठारी में जो मेंशन था कोठारी कमीशन में, सेम कोठारी ने ही बोला कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 को डिस्कवर करो, इसलिए 1964 टू 66 में कोठारी कमीशन आया, उसके बाद ही 68 में आपका नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया। सेम पॉइंट्स हैं देखो। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14, एज ऑफ 14। अच्छा मुझे बता दो, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन माइंड में आया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आर्टिकल था जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देगा बच्चों को? व्हिच आर्टिकल? नॉट अकॉर्डिंग टू डीपीएसपी, आई एम आस्किंग अबाउट आरटी। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग व्हिच आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स एज? कौन सा आर्टिकल है? एंड उसको मॉडिफाई किया गया, 0 to 18 ईयर्स का एज करवाया गया। कौन सा है मुझे बोल सकते हैं? एनीवन? कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट बोल दे, याद आ रहा है? कौन सा आर्टिकल है जो संविधान में प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है एंड वो फ्री एजुकेशन के लिए काम कर रहा है? 2 आर्टिकल्स है, छोड़ो टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं ही बता रही हूँ। 2 आर्टिकल्स है। 21A। हाँ 21A, जल्दी जल्दी बोलोगे ना, 21A राइट। आर्टिकल 45 जो था वो बोलता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू 6 to 14। बट अभी मैंने बोला कि केयर लेना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एक आएगा ना,
अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जब आ रहा है तो प्राइमरी लेवल से आ गया, तो इसलिए 0 to 18 ईयर्स का भी बनाया गया पॉलिसी। एंड उसमें भी उस एक्ट के लिए 2009 में काम किया गया, वो है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। एंड उसके लिए जो आर्टिकल बनाया गया वो है आर्टिकल नंबर 21A। ठीक है, बाद में पढ़ोगे, फिर से पढ़ोगे, अभी के लिए आ जाओ। सो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14। देन नेक्स्ट देखो, स्टेटस, एम्यूलोमेंट्स एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स। एम्यूलोमेंट्स जानते हो क्या है? सैलरी, एम्यूलोमेंट्स। ठीक है, स्टेटस देखो, टीचर्स का एक स्टेटस होता है इस पूरे वर्ल्ड में। अगर सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है वो है टीचिंग जॉब, सबसे प्रेस्टिजियस। मतलब क्या है ना, अगर ट्रू सेंस में आप टीचर हैं, आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, आप पढ़ाओगे। ऑब्वियस है, आपके पास जितना नॉलेज है आप उसको पहले तो एज ए लर्नर उसको आप बिल्डअप करते हो, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। एवरी डे आपको क्लास लेने से पहले मैं खुद और भी ज़्यादा अपडेट होने को ट्राई करती हूँ। ठीक है, ये एक नेचर ना रहे तो हमारा डेवलपमेंट वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा एंड हम बच्चों का भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वी आर द नेशन बिल्डर्स, वी आर द नेशन बिल्डर्स। हम लोग नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, कैसे? उनके सिटीजन्स को बिल्ड करके हम लोग सही रास्ता दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं और चाहते हैं। तो इसलिए सबसे प्रेस्टिजियस जॉब है टीचिंग का। गुरुकुल सिस्टम से भी वही देखा था आपने, सबसे प्रेस्टिजियस, राजाओं से ऊपर भी कौन थे? गुरु थे, जो हमारे सेजेस थे, महर्षि थे, वो ही सारे थे। तो इसलिए याद रखना, ऑलवेज टीचर्स ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा फोकस इसलिए किया गया। ठीक है, स्टेटस, एम्यूलोमेंट्स, सैलरी एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स, एम्फसाइजिंग टीचर एजुकेशन। देखो, टीचर एजुकेशन को ज़्यादा फोकस करना, दैट इज़ अ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, इन सर्विस भी होता था पहले के टाइम पे, सर्विस पहले मिल गया क्योंकि स्कूल्स में चेक किया जाता था कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि थोड़ा एजुकेटेड हैं, उन लोगों को लेके स्कूल में टीचर बना दिया जाता था। प्लस उनको बोला जाता था अब तुम अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो 1 ईयर का इन सर्विस ट्रेनिंग ले जाओ, वो बेटर है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, देखो 3 लैंग्वेज फार्मूला आईसी से चल रहा है ना, आईसी के जो पॉइंट्स है 1968 में भी सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, देन स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन एंड इक्वलाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी बोला गया, ठीक है, आपको मैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दूंगी। ठीक है, कौन सा अपॉर्चुनिटी? इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। ये पॉइंट हमने कुरुक्षेत्र बच्चों को पढ़ाया था, आर्टिकल्स पढ़ाया था, राइट? आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ए, देन आपका आर्टिकल नंबर 22, 3, 4, 5, 6 करके ऐसे अप टू 32 तक गए थे, दैट इज रेमेडीज वाला पॉइंट तक गए थे। उसके बाद 350 एंड 351 इतने आर्टिकल्स हैं जो कि इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कर रहा है। किसमें? एजुकेशन में। कि आपको पहले तो एजुकेशन लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा लोगों के अंदर। हम लोग सारे इक्वल हैं, कोई भी अलग नहीं है, बट वो इक्वालिटी उस पीरियड से अभी तक चले आ रहा है कि जब तक इक्वालिटी सरनेम्स में ना आ जाए, जब तक इक्वालिटी रेसेस में ना आ जाए, जाति प्रथाओं में, रिलीजन में जब तक इक्वालिटी ना आ जाए, तब तक हम लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं। अदरवाइज इक्वालिटी है। एजुकेशन लेने के लिए अभी कोई रोक टोक नहीं है, आप फ्री हो, कहीं पे भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ले सकते हो। प्लस अगर आप अच्छा कर रहे हो तो जॉब भी मिल सकता है, ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ रहा है। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में भी और है कि आप कहीं पे भी मूव कर सकते हो, कहीं पे भी जॉब करना चाहो या फिर अपने लैंग्वेज को बचाना चाहो तो ये भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे आर्टिकल्स के थ्रू। आर्टिकल्स आपको फ्रीडम देते हैं, आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। इक्वालिटी सब चीज़ों में चाहिए, दैट इज़ इक्वालिटी इन जेंडर, सेक्स, रेसेस, मार्जिनाइजेशन पॉइंट, स्टीरियोटाइप्स, ये सारी चीज़ों में हटाना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये पॉइंट बस इतना समझना है। स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, लिटरेसी साक्षरता हार बढ़ाना है, साक्षर बनाना है पूरी इंडिया को। प्लस एडल्ट एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। एडल्ट एजुकेशन मतलब जैसे +2, 10+2 बच्चों को एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना है ताकि वो आगे बढ़ सके एंड प्रॉपरली आगे बढ़े। ठीक है, जस्ट लाइक फ्यूचर में भी वोकेशनल एजुकेशन मिले, प्लस फैमिली प्लानिंग भी प्रॉपरली कर सके एंड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स प्रोडक्शन कैसे होगा? लो कॉस्ट टेक्स्ट बुक, लो कॉस्ट वाले टेक्स्ट बुक बनाए जाएंगे। और क्या है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा। पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, पार्ट टाइम एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, आप लोग भी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज करते हैं, जैसे कि पार्ट टाइम एजुकेशन क्या होता है? जैसे इवनिंग टाइम में पढ़ने चले गए या फिर मॉर्निंग में 1 टाइम पढ़ लिया,
3-4 घंटे कॉलेज कर लिया, उसके बाद अपनी ड्यूटी में आप जा सकते हो, ऐसे भी एजुकेशन अवेलेबल है। एंड सेम स्टेटस एज फुल टाइम कोर्सेस, एंड इसका स्टेटस क्या रहेगा, फुल टाइम कोर्सेज वालों के साथ सेम रहेगा। और एक पॉइंट ना यहाँ पे ना एन छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक है, 2 टाइम पॉइंट्स आ गए, यहाँ पे एन छूट गया, नेशनल इंटीग्रेशन बोला गया, ठीक है। नेशनल इंटीग्रेशन, हम पूरा राष्ट्र में एकता लेके आना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट था 1968 का, ठीक है। ओवर, समझ आ गया? ये सुनो, जल्दी बोले, समझ आया? ये सुनो, क्लियर है हम? यस मैम। ओके, अभी देखो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, डिफरेंस अभी जान पाओगे। 68 कभी नहीं पढ़ाया था आपको, ऑफलाइन में भी नहीं बताया था, सो अभी आपको डिफरेंस पता चलेगा किस में क्या हो रहा है। आपको ये देखो, आईसी का जो पॉइंट था ना 1968 क्या क्या कॉपी कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसी रिकमेंडेशंस के साथ चल रहा था। बट 1986 क्या कर रहा है, एंड मॉडिफाइड इन 1992, इसको भी 1986 में थोड़े थोड़े से इश्यूज थे जो कि बोल सकते हो 5%, उस 5% को मॉडिफाइड किया गया 1992 में, ठीक है। अभी देखो कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर क्या था, 10+2+3 सिस्टम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसलिए ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पहले आया 1975 में, मैं जहाँ से पढ़ी हूँ वहाँ तक मैं बोल रही हूँ, उससे पहले भी था, 1968 में भी था, बट 1975 से अलाउ किया गया एंड उसको फॉलो भी किया गया 1975। देन 1980 में फिर आया, 1990 में आया, 95 में आया, फिर आया 2005 में, ठीक है, 2005 में, देन आया आई थिंक ओके 2009 में, ठीक है। अभी सारे स्टेट के भी अपने अपने खुद के करिकुलम होते हैं, जैसे कि आंध्र के हैं APSCF, दैट इज़ आंध्र प्रदेश स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, ऐसे तमिलनाडु का, तेलंगाना का, हर एक जगह का, हरियाणा का अपना अपना सारा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क है। जो हरियाणा वाला है तो उसको HSCF बोलते हैं, हरियाणा स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। APSCF आया है 2011 में, हरियाणा का स्पेसिफाइड अभी तक है नहीं, बट इतने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ चुके हैं। करिकुलम मतलब आपको समझाया, जैसे होता है ना, पाठ्य चर्चा कर रहे हो, ठीक है, पाठ्य चर्चा के लिए भी पाठ्य होना चाहिए, तो पाठ्य चीज़ों को जहाँ पे लिखा जाता है, लिखे हुए शब्दों में मिलते हैं, तो उसको हम करिकुलम बोलते हैं, ठीक है। मतलब करिकुलम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स, दैट इज अ को करिकुलर एक्टिविटीज प्लस स्कूल एक्टिविटीज, स्कॉलास्टिक एंड स्कोकोलास्टिक बोला जाता है, मतलब स्कूल के जितने एक्टिविटीज़ हैं प्लस जो डांसिंग, सिंगिंग, अदर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड करिकुलम। तो उसके लिए भी नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय बोला गया, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, क्या किया गया, करिकुलम बनाया गया, ठीक है, करिकुलम फ्रेमवर्क मतलब ढांचा या सांचा बोल सकते हो। तो उसमें हम क्या करेंगे, एजुकेशन सिस्टम को उसी के अकॉर्डिंग चलाएंगे, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विथ 10 कॉमन कोर एलिमेंट्स, इसमें 10 पॉइंट सेम रहेगा, 10 कॉमन कोर एलिमेंट्स, 10 पॉइंट सेम रहेंगे सबके लिए, ठीक है। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल और फॉर ऑल, देखो ये सेम पॉइंट्स आ रहा है, कहाँ से आया, आईसी में भी लिखा गया, 1968 में भी लिखा गया NEP का, ठीक है। प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, ये भी लिखा था। यूज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन एजुकेशन, ये भी आईसी में लिखा था, ठीक है। सेम पॉइंट्स है, फाउंडेशन चल रहा है। अभी मेन पॉइंट कुछ आ रहा है, उसको थोड़ा सा माइंड में रखना, क्योंकि मैं जब एग्जाम दे रही थी केवी का तो ये क्वेश्चन आया था, KVS में आया था, ठीक है। अभी ना बहुत मॉडिफाइड हो रहा है, जो आपके एग्जामिनेशन पैटर्न्स है ना वो बहुत मॉडिफाइड हो रहे हैं, पहले जैसा इजी नहीं रह रहा है, कंपटीशन लेवल बहुत ही हाई हो रहा है, तो हमें टिट बीट से पढ़ना पड़ेगा, जो चीज़ आपको बुक में मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसलिए थोड़ा सा माइंड में रखो। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फॉर यूई का फुल फॉर्म क्या है, यूईई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। यूईई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन मतलब क्या है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन बोला गया है, तो एलिमेंटरी एजुकेशन को, प्राथमिक शिक्षा को संपूर्ण करना है, सबके लिए करना है, ठीक है, यूईई बोला गया, ठीक है।
अभी देखो, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में ही आया था, 1968 में नहीं है, ना ही आईसी में है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया यूईई के थ्रू, और यूई के लिए किसके थ्रू? ना एनईपी 1986, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 21 पॉइंट्स को मेंशन किया गया था, जैसे टॉयलेट ब्लॉक्स, टीचर एजुकेशन, टीचर सैलरी, टीचर स्टेटस, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन एंड female educators plus pupil teacher ratio 1:30, then infrastructure, science kit, science laboratory, science library normal library also, तो केयर टेबल सब कुछ, इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक्स फॉर गर्ल एंड बॉय, सारे पॉइंट्स पे ध्यान दिया गया था। टीचर एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन एंड पॉलीटेक्निक ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, आईटी डेवलपमेंट और डिप्लोमाज एजुकेशन, सारे पॉइंट्स को लाया गया। एसटी एससी एजुकेशन, बैकवर्ड क्लासेस एजुकेशन एंड क्या बोलते हैं उसको, हैंडीकैप्ड एजुकेशन, 25 रिजर्वेशन फॉर द एसटी एससी एंड हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स। तो इतने सारे पॉइंट्स को रखा गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में। देन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वर्ड से भी समझ रहे हो क्या? ब्लैक बोर्ड का इम्प्लीमेंटेशन होगा, प्लस चॉक, डस्टर्स एंड जितने भी टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल चाहिए, प्लस टीचिंग लर्निंग मेथड्स चाहिए इवैल्यूएशन असेसमेंट के लिए भी, वो सारे भी क्या किए गए ना, इम्प्लीमेंट किए गए। ठीक है, याद रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में फिर बताऊंगी, तो इतने पॉइंट्स बस याद रखना। अगर शॉर्ट पीरियड में पढ़ना है तो वीडियो कल सुबह देख लेना, ठीक है। मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, इसको फट से कोई भी देखेगा ना, इसको एमआईएल पढ़ेगा, बट एमआईएल नहीं है, एमएलएल है, एंड एमएलएल केबीएस में आ चुका है। तो सोचो, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, बच्चों को मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग देना है, स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग देना है। इसके साथ और क्या इम्प्लीमेंट करना है? नवोदय विद्यालय, एनवीएस, ठीक है। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, बच्चों को क्या सिखाना है? स्किल सिखाना है। रेजिंग द स्टेटस ऑफ टीचर, मैंने अभी बोला था, स्टेटस इंक्रीज करना टीचर्स का, एंड ये कौन करेगा ना आपका? दैट इज कॉल्ड SCERT होना चाहिए था, देखो टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, SCERT होना है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है, स्क्रिप्ट लिख दिया, SCRET लिख दिया रॉन्गली, तो SCERT होना चाहिए, एंड DIETS, ठीक है, DIETS। अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन को हम ज़्यादा फोकस करके यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। फिर देखो, अगर मैं एलिमेंट्री एजुकेशन के पॉइंट्स को लेती हूँ तो इसमें क्या क्या किया गया ना, एलिमेंट्री एजुकेशन के पॉइंट पे लो एनरोलमेंट था, ठीक है। क्या हुआ ना, पहले के टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में जो पॉइंट हम लोग ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कंसर्न बोला गया ना, अगर आप मेरे बारे में सोचेंगे ऐसा ही कंसर्न बोला जाता है, तो इन पॉइंट्स के बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा। क्यों ना? लो एनरोलमेंट था, कोई एजुकेशन में जाते ही नहीं थे, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते थे, तो यहाँ पे एनरोलमेंट, नामकरण कम होता था, नाम लिखाना स्कूल्स में, ठीक है, दैट्स हम बोल सकते हैं एडमिशन कम हो रहा था, एनरोलमेंट कम हो रहा था, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने यूईई का सपोर्ट लिया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का सपोर्ट लिया। अब देखो, अनट्रेन टीचर्स जो है ना, हाई ड्रॉप आउट रेट, अनट्रेन टीचर्स, ड्यू टू अनट्रेन टीचर्स, ठीक है, ड्यू टू अनट्रेन टीचर्स, अनट्रेन टीचर्स हैं, ट्रेन टीचर्स नहीं है, सो दैट दे डोंट नो हाउ टू डील विद द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, और कैसे उनको स्कूल एजुकेशन में रोका जाए तो नहीं जानते, इस वजह से ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा था। प्लीज़ म्यूट अप योर माइक्रोफोन। मैडम और सर जिनका ओपन है थोड़ा सा बंद कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम हुआ तो ओपन करना, ठीक है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिन पॉइंट्स को हम ध्यान दे रहे थे, क्यों ध्यान दे रहे थे? क्योंकि उसमें कमी था। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स अच्छे नहीं थे, तो बच्चों को पढ़ने के लिए रूम्स भी नहीं मिलता था। पहले के टाइम पे प्रॉब्लम होता था कि इतने बच्चे हैं, साइंस आर्ट्स को एक ही स्कूल में पढ़ना पड़ा, मतलब अगर मैं +2 को भी स्कूल्स में रखती हूँ तो साइंस एंड आर्ट्स बच्चों के लिए सेपरेट स्कूल्स नहीं थे, सेपरेट बिल्डिंग नहीं था। अगर मैं बोलूँ इंक्लूसिव चाइल्ड्स, दैट इज़ हैंडीकैप्ड बच्चों को पढ़ाना है, तो उनके लिए अगर मैं बिल्डिंग बना दूँ, दैट मीन्स 3 स्टोरेड और 4 स्टोरेड, जो बोलते हैं आप ऐसे 3 महला, मतलब महला बोला जाता है, जैसे एक के बाद एक बिल्डिंग होता है, ऐसा अगर बिल्डिंग है तो उसमें क्या होगा, अगर हैंडीकैप्ड बच्चे हैं तो ऊपर नहीं जा पाएंगे ना, चढ़ के कैसे जाएंगे, सीढ़ी नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो उनके लिए फैसिलिटीज़ हमने चेंज किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग हमारा सिंपल होगा, एक ही ग्राउंड में होगा, ठीक है, सिंपल होगा, ग्राउंड में ही होगा। देन देखो, बिल्डिंग पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ टीचर टुवर्ड्स आईसीटी का इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हो गया। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी,
प्लीज़ म्यूट अप योर माइक्रोफोन। चलो, सो अभी क्या आया, बिल्डिंग पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ द टीचर टुवर्ड्स आईसीटी। पहले के टाइम पे कंप्यूटर्स का यूज़ भी बहुत सारे टीचर्स नहीं जानते थे, बहुत सारे क्या, कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे इसको टाइम लेते हुए आईसीटी का इंकॉर्पोरेशन हुआ एजुकेशन सिस्टम में, कंप्यूटर्स आए। एंड आईसीटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कंप्यूटर एजुकेशन। क्या है, टोटली डिफरेंट तो नहीं बोलूँगी, बट आईसीटी का यूज़ हमने अभी ईच एंड एवरी पॉइंट में किया है। अगर मैच कर रहा है कि सिर्फ कंप्यूटर पढ़ लिया तो हो गया आईसीटी, इतना नहीं है। आईसीटी के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बहुत सारे एथिक्स वैल्यूज होते हैं। आईसीटी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप भी किया जाता है, एंड उसके थ्रू कैसे हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। देखो अभी ना, अगर आईसीटी ना होता देन हम लोग ऐसे ऑनलाइन सिस्टम में क्लासेस भी नहीं कर पाते, ना ही आप रिकॉर्ड कर सकते थे और यूट्यूब में अपलोड कर सकते थे, ना ही आप वीडियोस को ऐसे स्टोर करके बहुत लेंथी पीरियड तक रख सकते थे। यूजेस को हमने बढ़ा दिया थ्रू आईसीटी, बट कंप्यूटर इसका बेस है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स इसका बेस है, ठीक है। सो आईसीटी के तरफ पॉजिटिव माइंडसेट टीचर्स का रहेगा। इनइक्वालिटी, जेंडर, देखो इनइक्वालिटी जो पॉइंट्स पे थे ना, उसको हमें क्या करना है, हटाना है। इनइक्वालिटी किसके लिए था, जेंडर डिस्पैरिटी। वर्ड समझो, डिस्पैरिटी, डिस मतलब जानते हो डिसफंक्शन, जस्ट लाइक नेगेटिव वर्ड्स है। पैरिटी मतलब यहाँ पे पार्टी सोच लो, दो पार्टीज में डिवाइड कर देना, जेंडर को कंपेयर करके हमेशा देखना कि मेल एंड फीमेल के अंदर क्या डिफरेंसेस है, मेल ये कर सकता है, फीमेल वो कर सकता है, ऐसा डिफरेंस नहीं चाहिए। इक्वलाइजेशन दो, इक्वलाइजेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। डिस्पैरिटी मतलब देखो अभी बोलोगे इक्वल तो होते नहीं है, इक्वल नहीं होते हैं, फिर भी देखो और एक पॉइंट्स पे बता रही हूँ, तो एक बच्चे को ज़्यादा खाना दोगे वो मेल है बोल के, और एक बच्चे को खाने ही नहीं दोगे वो फीमेल है बोल के, ये रॉन्ग कंसेप्ट है ना। उसको ह्यूमन जैसा ट्रीट करो देन नॉर्मल रहेगा। अगर हम लोग मेल फीमेल सोच के बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट पे स्टीरियोटाइप्स को लेके आएंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड ये पूरा सोसाइटी अभी तक भी मॉडिफाई नहीं हो पाया ये जेंडर डिस्पैरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जेंडर डिस्पैरिटी के अकॉर्डिंग पहले का ये थिंकिंग था कि जो फीमेल्स होते थे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते, दे आर नाइस हाउसवाइफ्स, और दे आर वेरी मच और वेरी गुड नर्स, क्या बोलते हैं, नर्स, और नर्चिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड शेफ ऑल्सो, और दैट इज़ हम बोल सकते हैं कुक कर सकते हैं। बट अदर पॉइंट्स पे देखा जाए तो बोला जाता था दे आर वेरी वीक, दे आर नॉट इंटेलिजेंट दैट मच टू हैंडल ऑल दी सिचुएशंस, ऐसा बहुत कुछ बोला जाता था। बट ये सारी चीज़ बहुत सारे चीज़ों के थ्रू, एविडेंसेस के थ्रू रॉन्ग प्रूव किया गया। एंड इक्वलाइजेशन में पॉइंट आया, अगर इनको इक्वल करेंगे तब तो जाके नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा किसको इक्वल करना है, तब जाके नेक्स्ट पॉइंट में आएगा हैंडीकैप बच्चों को इक्वल करना है। सोचो अगर गर्ल चाइल्ड को इक्वल अभी नहीं कर पाए तो हैंडीकैप बच्चों को कैसे इक्वल करेंगे, क्योंकि हैंडीकैप बच्चे तो 2 टाइम क्या होता है उनको ट्वाइस टाइम क्या किया जाता है, हम कर रहे क्या बोलते हैं उसको, बाइस्ट करें या फिर उनको प्रोविट करें, मना कर रहे, रोक टोक करें, क्यों ना, बिकॉज वो हैंडीकैप्ड है। एंड उसके ऊपर सोचो अगर वो गर्ल है प्लस हैंडीकैप्ड है तो उनको ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है। तो इन सारे पॉइंट्स को हटाने के लिए हमारा क्या आया, 1986 आया, एंड उसके साथ रिवाइज नेशनल पॉलिसी 1992 आया, ठीक है। अभी देखो एक पॉइंट आ रहा है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इतना समझ पाए क्या, यस और नो, यस और नो, सॉरी सर। सो यहाँ पे क्या है, अर्बन रूरल डिस्पैरिटी मतलब गांव और शहरीकरण में जो होता है ना उसमें भी अंतर होता है, रीजनल एरिया वाइज डिस्पैरिटी होता है। डिस्पैरिटी मतलब हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। देखो जैसे हमारे यहाँ पे हम जितने भी धर्म के रहे सबको रेस्पेक्ट देना है, बट हम लोग जो ज़्यादा स्पीकिंग एरिया है मतलब जो लैंग्वेज में बात करते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग इसका नाम होता है वैसा, तो रीजनल डिस्पैरिटी बोला जाता है। रिलीजियन डिस्पैरिटी भी होता है एक पॉइंट, रिलीजियन धर्म के बेसिस पे वो दोनों सेम मिलके ये रीजनल बनते हैं बोल के यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिखा गया है। अभी देखो नेक्स्ट टॉपिक में आ रहे हैं, दैट इज अ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। अभी बोलोगे ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन पेपर एनयू एंड वाईव्यू स्टूडेंट्स के लिए ये प्रेजेंट है यूनिट 2 में, एंड उसके साथ आपके पेडागोजी पेपर्स में भी है, ठीक है। सेम आपका जो क्या बोले कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल दूं कि आपके पेडागोजी पेपर्स में एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, सारे पेडागोजीज में कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना कुछ, तो वैसा है टॉपिक, सारे पेडागोजीज में है। एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग और एक क्वेश्चन आता है जो कि मेंशन है आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम पेपर में, ठीक है, 4A पेपर 4A में भी मेंशन होता है,
ठीक है, याद रखना। लास्ट की तरफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लैंग्वेज के लिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज सबके लिए अलग अलग पॉइंट्स, कुछ ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। अभी कॉमन जो पोर्शन है जिन्होंने चेंजेस किया एग्जामिनेशन सिस्टम में उसके बारे में पढ़ना है। एंड ये एक्चुअली क्या चाहते हैं, बर्डन फ्री एजुकेशन चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, उस पॉइंट को देखना है। अभी बता दूं कि एनसीएफ को बिल्ड किसने किया। छोटा सा स्टोरी है, पहले सुन लो। एक एडवाइजरी बोर्ड आया जिसका नाम है कैव, दैट इज अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कैव आया, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने क्या किया ना, एनसीईआरटी को सजेस्ट किया कि तुम कोई एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाओ। ठीक है, किसको सजेस्ट किया, एनसीईआरटी को। अभी एनसीईआरटी क्या बोलेगा, पूरे कंट्री के लिए कैसे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए, तो उसने हेल्प लिया स्टेट्स का, एससीईआरटी का। ठीक है, सो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि कुछ मेंबर्स का हम सिलेक्ट करेंगे। उन मेंबर्स को क्या किया जाएगा ना, एक जस्ट लाइक चेयरमैनशिप में रखा जाएगा, एक होगा बिल पास करने के लिए, एक एविडेंस ढूंढने के लिए, हर एक पोर्शन को डिवाइड किया जाएगा, कुछ कुछ काम देंगे पर्सन के लिए। अब वो ग्रुप्स क्या करेंगे ना, पहला जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, जो करिकुलम चल रहा था, वो एग्जिस्टिंग करिकुलम को एग्जामिन करेंगे। क्यों बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्यों बच्चे रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करना नहीं जानते, क्यों इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग नहीं कर पाते। ये सारे आइडियाज़ को ढूंढने के बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि एक रिपोर्ट बनाया कि नहीं, हमें न्यू एक करिकुलम फ्रेमवर्क चाहिए जो कि बहुत ही एडवांस्ड हो। वो करिकुलम फ्रेमवर्क बना एनसीएफ 2005 में। ठीक है, ये स्टोरी था, ब्रीफ स्टोरी। अभी देखो यहाँ पे कुछ नाम है, एनपी 1986 एंड 1992, ये शॉर्टकट लिखा गया है। ठीक है, 1986 एंड 1992 दोनों ने मिलके क्या किया, नेशनल फ्रेमवर्क बनाया। नेशनल फ्रेमवर्क देखो, कुछ कुछ मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था, जो इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क है जिसको एक्सेप्ट किया गया उनका नाम बस मैं मेंशन की हूँ, बट और भी ज़्यादा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रेजेंट है हमारे पास, बट कुछ काम होते हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 1975, 1988, 2000। ठीक है, एक लेसन प्लान आता है, पता है आपको, लेसन प्लान लिखना पड़ता है ना। हाँ, जो मैं सिखाऊंगी अगेन पेडागोजी पेपर्स में लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगी, तो एक फेमस लेसन प्लान है, पता है, उसको बोलते हैं हवर्टियन लेसन प्लान। हवर्टियन लेसन प्लान, ये हवर्टियन लेसन प्लान क्या है ना, हवर्टियन लेसन प्लान कुछ 8 हेडिंग्स के साथ चलता है, 8 स्टेप्स प्रोसेस है। जस्ट लाइक एक टॉपिक को पहले क्या करना है, उसके मेन जनरल एम स्पेसिफिक एम्स के अकॉर्डिंग लिखना है, उसके बाद उसका बेसिक आइडिया देना है, देन बच्चों को कौन से एम्स के लिए काम करवाना है, कौन सा नॉलेज देना है वो देखना है, देन उसके बाद प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड करना है, आफ्टर दैट पीके टेस्टिंग, बच्चे को कितना आता है उस टॉपिक के बारे में वो जानना है, देन प्रेजेंटेशन देने से पहले अनाउंसमेंट करना है टॉपिक का, एंड आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन के बाद क्या करना है, रिकैपिचुलेशन, मतलब बच्चों को जो पढ़ाया उनको कितना याद है। ठीक है, ये जितने टॉपिक्स पढ़ रहे हो उन टॉपिक से एमसीक्यूज का लिस्ट लूंगी मैं, एमसीक्यूज को करना। ठीक है, अभी म्यूट कर लो प्लीज़, लास्ट 5 मिनट्स के लिए, 5 मिनट बस, 5 मिनट म्यूट करो। ठीक है, अभी मैंने बोला हवर्टियन में इतने पॉइंट्स मेंशन है। ठीक है, अभी हवर्टियन के पॉइंट्स को चेंज किया गया कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी में। कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी संस्करण के थ्रू ये बनाया गया। संस्करण मतलब अगर सोसाइटी में कुछ रॉन्ग चल रहा है ना, उसको अगर चेंज करना है, उसके लिए जो एक केंद्र बोलोगे या सेंटर है वो एजुकेशन है। ठीक है, उस एजुकेशन सिस्टम में सबसे जो बोल सकते हैं ना, एक नौका चलाने के लिए जैसे सेलर होता है, नावरिया होता है, चलाते जाता है आगे, तो वैसे टीचर्स है वो आगे लेके जाएंगे। तो टीचर्स को उतना ही डाउन टू अर्थ होना चाहिए, उतना ही मतलब सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, इसलिए उनके लिए पेडागोजी ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को बिल्डअप कर सके। तो ये कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी है। ठीक है, इसको क्या बोला गया देखो, पंचपाड्य प्रणाली। ठीक है, हिंदी में, चलो कोई बात नहीं। इम्प्लीमेंटिंग द 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये तो चल ही रहा था, और इसके साथ 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी आए, 3 गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी आए। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला था, उसके साथ गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी आए, और 3-4 पॉइंट्स इन्होंने बेसिकली, प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, थोड़ा सा उधर कुछ वॉइस आ रहा है इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, आपका स्कूल में ऐसे पढ़ाई होना चाहिए जो बच्चा उस नॉलेज को लेके बाहर के वर्ल्ड के साथ भी कनेक्ट कर सके। सो कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, आपका जीवन सिर्फ स्कूल में तो नहीं है ना, उसके बाद भी आप बाहर रहते हो 16 घंटे,
या फिर 17 घंटे, तो उस 17 घंटे में लाइफ को कैसे जीना है, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई सिचुएशन आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, कैसे किसी को हेल्प करना है, कोऑपरेट करना है या डिसीजंस लेना है, उसके लिए तैयार करना, ठीक है। एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मैथड। देखो पहले के टाइम पे बच्चों को पढ़ाया जाता था रोट लर्निंग में, रटो, बस रटते चलो रटते चलो। उस मेथड को अभी चेंज किया गया। अभी क्या है, एक्सपेरिएंशियल मेथड है, याद रखना, एक्सपेरिएंशियल मेथड है, एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपेरिएंशियल मेथड बोला जाता है, ठीक है, एक्सपेरिएंशियल मेथड। चलो एक्सपेरिएंशियल मेथड, जितना आप अभिज्ञता क्या लोगे मतलब आपके अंदर आएगा, जितना सीखोगे आप। एनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। ऐसा करिकुलम बनाओ जो कि टेक्स्ट बुक मतलब टेक्स्ट बुक से भी बाहर चले जाए, ठीक है। ऐसा करिकुलम चाहिए जो आपको बांध के ना रखे टेक्स्ट बुक के साथ। इसलिए मैं बोलती हूँ आपका जो टेक्स्ट बुक है वो एनफ नहीं है, और भी आंसर ढूंढो और बेटर बनाओ, जितना बेटर आप बना सकते हो, ठीक है। उससे आपको क्या मिलेगा, और एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। आप उससे बेनिफिट हो सकते हो। मे बी आप किसी को हेल्प ना करो बट आप बेनिफिट होंगे। 5 साल के बाद उसी नॉलेज को आप सबको देने को ट्राई करोगे, यही चीज़ है। तो आपको कहाँ तक जाना है ना, आपका करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो टेक्स्ट बुक के बाहर जाए, उसका लिमिट टेक्स्ट बुक के बाहर हो। मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल। एग्जामिनेशन सिस्टम को कैसे बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, बर्डन नहीं बनाना है, एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाना है। क्लियर है हम, यस और नो? Yes, ma'am. यस। चलो और थोड़ा सा पॉइंट है, अच्छा यहाँ पे देखो, आरटी के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स रिपीट हो गया है, ठीक है, आरटी के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स रिपीट हो गया है, उसको थोड़ा सा यहाँ से देख लो, कोई बात नहीं। देखो आरटी एक्ट क्या बोलता है, छोटा सा है ना, यहाँ तक में एंड हो जाएगा, दैन एजुकेशनल फंडामेंटल राइट्स फॉर चिल्ड्रन आएगा, वो बाद में पढ़ाऊंगी। ये पॉइंट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। आरटी क्या होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। आज भी इंफॉर्मेशन थोड़ा सा दिया कि अभी आर्टिकल कौन सा चल रहा है, आर्टिकल 21A। उसके अकॉर्डिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है बच्चों को, ठीक है। पहले का एज पीरियड था 6 to 14, अभी एज पीरियड है आपका 0 to 18। इतने टाइम तक बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर बोला गया ना, जैसे मदर केयर प्लस अर्ली चाइल्डहुड केयर। तो बच्चे को आपका क्या होता है, वो आंगनबाड़ी भेजना है, एंड वहाँ पे खाने के साथ साथ बच्चों को क्या दिया जाए, टीका दिया जाता है, वैक्सीन्स, प्लस उसके साथ बच्चों को जैसे वेट नापना या फिर मेडिकल चेकअप सब कुछ होता है, प्लस न्यूट्रिशंस के पॉइंट पे भी और ज़्यादा कैसे इंप्रूव किया जाए उसके बारे में भी बताया जाता है, प्लस बच्चों को धीरे धीरे करके पढ़ाई भी करवाया जाता है प्री नर्सरी पीरियड में, ठीक है। सो इस आंगनबाड़ी के बाद जो होगा वहाँ से लेके प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन तक का पॉइंट आपका क्लास बोला गया, क्लास 12 तक का पॉइंट जो रहा वो एज 18 तक में हो जाएगा, ठीक है। अभी इनके लिए आरटी क्या बोल रहा है ना, करिकुलम ट्रांजेक्शन। देखो करिकुलम को डिलीवर करने के लिए तो कुछ टाइम चाहिए ना, पढ़ाई करवाने के लिए, स्कूल एक्टिविटीज़ के लिए, असेसमेंट एग्जामिनेशन के लिए, तो ये ऑलमोस्ट होना चाहिए 200 घंटे का, 200 घंटे का होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल आरटी में भी ये पॉइंट नहीं पढ़ा था, तो इसको थोड़ा सा ऐड कर लेना। नेक्स्ट, टोटल होमवर्क कैसा होगा, नो होमवर्क अप टू क्लास 2, ये पॉइंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। नॉर्मल आरटी जब पढ़ाऊँ उसके साथ ये 4-5 पॉइंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। नो होमवर्क अप टू क्लास 2, क्लास 2 तक कोई होमवर्क नहीं रहेगा। 2 hours ए वीक फ्रॉम क्लास 3, अगर होमवर्क है तो ऐसा होमवर्क दो जैसे वीकली 2 घंटे बस होमवर्क उसको करना पड़े। अगर वो स्कूल में भी पढ़ेगा, घर पे भी पढ़ते जाएगा हमेशा, तो बच्चा रेस्ट कब लेगा, खेलेगा कब। तो छोटे क्लासेस में बर्डन नहीं देना है, बच्चों को फ्री करवाना है, नहीं तो ड्रॉप आउट रेट इंक्रीज करने लगा। अगर बच्चा अपने हिसाब से पढ़ना चाहता है, खुश रहना चाहता है, मतलब खुशी खुशी बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ता है तो इट्स ओके, अदरवाइज उनको ऐसा होम टास्क में बर्डन नहीं देना है। होम टास्क 2 घंटे एक वीक में होने चाहिए क्लास 3 से, 1 hour ए डे, अबाउट 5 to 6 hours ए वीक मिडिल क्लास से, मिडिल स्कूल पीरियड से, ठीक है। 1 hour ए डे, 1 hour ए डे। देखो 1 घंटा वो स्कूल टास्क करेगा हर दिन, तो हमारा स्कूल में स्कूल का डेज कितना है, दैट इज 6 दिनों के लिए 1 घंटा, तो हुआ ना 5 to 6 hours लिखा गया, 6 hours भी मेंशन है एक वीक में मिडिल स्कूल में। 2 hours ए डे, अबाउट 10 to 12 hours ए वीक, ठीक है। सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी में होम टास्क करने के लिए नहीं बोला जा रहा है उसको पढ़ाई करने के लिए, वो घर पे पढ़ सकता है कितने भी टाइम। स्कूल का जो होम टास्क है वो ज़्यादा बर्डन नहीं देना चाहिए उसमें, ठीक है। तो फिर जितना हो सके उतना दे,
ठीक है, 2 आवर्स, ये टाइम पीरियड सिर्फ मेंशन करना है। 2 आवर्स आपके पर डे में होना चाहिए सेकेंडरी हाई सेकेंडरी के लिए, 1 आवर्स पर डे होना चाहिए मिडिल स्कूल्स के लिए, 2 आवर्स से वीक होना चाहिए क्लास 3 के लिए, एंड नो होमवर्क अप टू क्लास 2 होना चाहिए। करिकुलम ट्रांजेक्शन 200 घंटे के ऐसे होंगे। ठीक है, ये आरटी के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है। इसके बाद से हम थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स जो बच्चों के लिए यूनाइटेड नेशंस के थ्रू बनाया गया है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग याद रखेंगे। देखो आर्टिकल 45 भी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू चिल्ड्रन, एज पीरियड है 6 to 14। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना है नेक्स्ट क्लास में, आर्टिकल्स थोड़े से जानने पड़ेंगे। एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का हिस्ट्री जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगी नेक्स्ट, और भी ज़्यादा क्या क्या पॉइंट्स हैं। देन देखो स्कीम्स है, स्कीम्स भी पढ़ा दूँगी। देखो ये ओस्टेट सीटेट के बेसिस पे है। इतना जो पोर्शन पढ़ लिया वो एक ब्रीफ आपके बुक के अकॉर्डिंग जितना मैंने टॉपिक मेंशन किया था उतना आपका हुआ। ठीक है, बट डिटेलली एक के बाद एक फिर से जाना है, इसको पहले कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद जो नोट्स दिया है उसमें देखना आपको चार्टर एक्ट मेंशन होगा, चार्टर एक्ट 1813 दिया हुआ है, एंड और एक दिया गया है चार्टर एक्ट 1833 के बारे में भी ब्रीफली मेंशन है, और मैकले मिनट के बारे में मेंशन है। तो उतना आप कवर अप करेंगे। ठीक है, क्या हम क्लियर हैं अभी? Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.